टू SVIC एजुकेशनल ग्रुप क्लास 11th स्टूडेंट्स। हम लोग कोशिका विभाजन का दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका चक्र सेल साइकिल में 2 स्टेप बताया गया था, इंटरफेज और एम्प्रावस्था। इंटरफेज में क्या होता है, कोशिका अपने आप को तैयार करती है विभाजित होने के लिए, और जब वो तैयार हो जाती है तो वह विभाजित हो जाती है। तो जब विभाजित हो जाती है तो वही एम्प्रावस्था है, यानी विभाजित होने से पहले जो तैयारियां हैं वो इंटरफेज है, और जैसे विभाजन हो जाता है वो क्या है, एम्प्रावस्था है। थोड़ी सी बात करेंगे, किसी भी तैयारी में ज़्यादा समय लगता है, जबकि उस तैयारी का परिणाम दिखाने में बहुत कम समय लगता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है 23 घंटे से 23.5 घंटे तक, तो कोशिका को विभाजित होने के लिए तैयार होने में समय लगता है। ठीक है, ये आपको बताते चलें कि कोशिका चक्र 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, यानी कि 23 से 23.5 घंटे तो उसको इंटरफेज में लगता है, मतलब अपने आप को तैयार करने में लगता है विभाजन के लिए। और जब ये तैयार हो जाती है तो मात्र 1 घंटे या आधे घंटे में ही वो क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक, यानी अब हम पढ़ेंगे एम्प्रावस्था में पढ़ेंगे। एम्प्रावस्था में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से कोशिका विभाजन। यहाँ पर समसूत्री विभाजन लिखा है, लेकिन हम कोशिका विभाजन 3 प्रकार का पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कोशिका विभाजन यहाँ पर लिखा है 3 प्रकार का, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ठीक है, तो नंबर 1 असूत्री, नंबर 2 समसूत्री, नंबर 3 अर्धसूत्री। असूत्री जानते हैं किसमें होता है, सरल, काफ़ी सरल और एक कोशिकीय प्राणियों में होता है, जैसे नीले हरे शैवाल, ठीक, ईस्ट में होता है, ईस्ट या खमीर बोलते हैं, ईस्ट। प्रोटोजोआ में होता है, प्रोटोजोआ, जीवाणुओं में होता है। ये सब काफ़ी सरल एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। प्रायः ये असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर होती है, यूकैरियोटिक में बहुत ही कम देखने को मिलता है। असूत्री विभाजन काफ़ी सरल विभाजन होता है, काफ़ी सरल ढंग से हो जाता है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर हम इन दोनों को सामूहिक रूप से एक साथ लें और इसको अकेला रखें, तो इन दोनों को एक विभाजन माने और इसको अकेला विभाजन माने, तो दोनों में कंपैरिजन करके बता रहे हैं आपको कि असूत्री विभाजन में और समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। ये दोनों अगर एक साथ कर दें तो इन दोनों में पहले मान लिया कोशिका, इधर भी कोशिका है इसके लिए, ठीक है, एक कोशिका इन दोनों के लिए, एक कोशिका इसके लिए, तो इसका यह केंद्रक, इसका भी यह केंद्रक है। होता क्या है कि इन दोनों में केंद्रक पहले विभाजित होता है, तब बाद में इसका जो ये सब है, यानी कि कोशिका द्रव्य बाद में विभाजित होता है। ठीक है, यानी इसमें 2 स्टेप्स आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक साथ है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक साथ जो है विभाजित होते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, ये होता क्या है कि ये मान लिया कोशिका है, इसका केंद्र बीचों बीच आ जाता है, लंबा सा हो जाता है, और इसकी कोशिका भी क्या हो गई, लंबी सी हो गई, कोशिका द्रव्य भी लंबी सी हो गई। फिर बीच में केंद्रक भी धंसना शुरू करता है, तो उसी के पैरेलल, उसी के समांतर ये भी धंसना शुरू करता है, जीव द्रव्य भी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि और ये धंस जाता है, काफ़ी धंस जाता है, और बीच में केंद्र भी काफ़ी धंस जाता है, और एट लास्ट क्या होता है कि एक कोशिका से जो है यहाँ पर एक केंद्रक वाली यहाँ बीच से कट कर अलग हो गई, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक साथ विभाजित होता है, जबकि इसमें केंद्रक पहले विभाजित हो जाता है, फिर बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। कैसे, अब हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन, तो उसमें जानते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन, मैंने आपको पहले ही बताया कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के लिए जो है पहले केंद्रक विभाजित होता है, तब जीवद्रव्य विभाजित होता है। तो पहले केंद्रक विभाजित होगा, तो यानी कि पहले लिख दें यहाँ पर, स्टेप बना लें, केंद्रक द्रव्य विभाजन या केंद्रक का विभाजन, दोनों बोल सकते हैं। ठीक, जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, या इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो अब हम
केंद्रक द्रव्य विभाजन पहले पढ़ेंगे। तो केंद्रक द्रव्य विभाजन 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 को कहते हैं प्रोफेज, प्रोफेज या पूर्वावस्था, पूर्वावस्था। और दूसरा होता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज या मध्यावस्था, मध्यावस्था। तीसरा होता है पश्चावस्था या एनाफेज, एनाफेज को कहते हैं पश्चावस्था, पश्चावस्था। और लास्ट वाले को कहते हैं अंत्यावस्था या टीलोफेज, टीलोफेज, अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। तो चलिए एक एक स्टेप में कौन सी घटनाएं घटती हैं मैं आपको बताऊं। पहले मान लिया यह है कोशिका है, यह उसका केंद्रक है। तो पहले केंद्रक, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेगा, लेकिन एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनने में 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। यूं ही नहीं बट जाता, इन 4 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, तब एक कोशिका में एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है। उसके बाद इस प्रोसेस में यानी कोशिका द्रव्य प्रोसेस में जो है ये जीव द्रव्य बंटकर एक केंद्रक लेकर 2 केंद्रक वाली 2 कोशिका बन जाती है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि केंद्रक द्रव्य विभाजन में ये 4 स्टेप में कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है। पहला स्टेप जो हमारा है प्रोफेज, इसमें क्या होता है देखिए। प्रोफेज में मान लिया कोशिका है, यह इसका केंद्रक है। तो केंद्रक में मुख्य 3 घटना घटती है। पहली घटना ये कि इसका जो एक सामान्य कोशिका में आप क्या देखे होंगे, ऐसे ऐसे क्रोमेटिन धागे होते हैं, उसकी केंद्रिका होती है, ये होती है ना। तो होता क्या है कि इसका जो क्रोमेटिन धागा है वो गुणसूत्रों का निर्माण करने लगता है, यानी इसमें गुणसूत्र बना देता है। दूसरा घटना क्या घटता है कि इसकी केंद्रिका जो होती है, ये केंद्रिका और इसका केंद्रक झिल्ली, ये दोनों धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। ठीक, विलुप्त होने लगते हैं और इस प्रोफेज के अंत तक विलुप्त हो भी जाते हैं। यानी कि ऐसे कुछ समझ लीजिए कि ऐसे गुणसूत्र और ऐसे ऐसे केंद्रक झिल्ली और ये केंद्रिका क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद साथ साथ एक घटना और क्या घटती है कि इसमें जो सेंट्रोसोम होता है वो अपने सेंट्रोसोम 2 पार्ट में, मतलब इसका भी आपको इसके पहले बताया गया था। जो कोशिका चक्र में जो पहली थी प्रावस्था, क्या नाम था उसका, अंतरावस्था। अंतरावस्था में बताया गया था कि जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है तो उसी समय सेंट्रोसोम का भी प्रतिकृतिकरण होता है। तो ये क्या होता है, सेंट्रोसोम के बीच में तारक रश्मियाँ निकलने लगती हैं, ऐसे तारक रश्मियाँ निकलने लगती हैं। तो ये घटना घटती है प्रोफेज में। अब सेकंड पे चलते हैं, मेटाफेज में क्या होता है। ये था किसमें, प्रोफेज में। अब सेकंड स्टेप मेटाफेज में क्या होता है ये जानेंगे। मेटाफेज में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो होता है सेंट्रोसोम, वो धीरे धीरे दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाता है, तारक रश्मियों को निकालते हुए। ऐसे तारक रश्मियों को निकालते हुए धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, ध्रुवों पर। ठीक है, और जो गुणसूत्र होता है, जो गुणसूत्र होता है, एक कल्पना करें कि यहाँ पर इसकी एक मध्य रेखा है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर या मध्य रेखा भी बोल सकते हैं। इन्हीं इक्वेटर पर गुणसूत्र आकर ऐसे व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, इन्हीं गुणसूत्र इसी इक्वेटर पर आकर तारक रश्मियों पर ही आकर व्यवस्थित हो जाता है। और अगर गौर करें तो आप लोग गुणसूत्र पढ़े थे, तो गुणसूत्र में जहाँ गुणसूत्र जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो जो ये सेंट्रोमियर होता है वह सेंट्रोमियर ही जाकर तारक रश्मियों पर जुड़ता है, तथा तारक रश्मियों का सेंट्रोमियर जिस बिंदु पर जुड़ता है उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर।
ठीक है, यानी कि दोनों का संधि स्थल जहाँ ये दोनों जुड़ रहे हैं वही जगह क्या कहलाएगा, काइनेटोकोर कहलाएगा। ओके, अब थर्ड स्टेप एनाफेज में क्या होता है इसको जानते हैं। थर्ड स्टेप में जो ये आप देख रहे हैं ये जो तारक रश्मियाँ हैं इसमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी कि उल्टा जो है बल लगता है। इधर अगर बल लग रहा है तो इसमें इसके उल्टा इधर बल लगेगा, एक बार इधर बल और उधर बल। तो इस बल के कारण जो है होता क्या है, प्रतिकर्षण बल के कारण गुणसूत्र आधा इधर बट आता है और आधा उधर बटने लगता है। यानी कि गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड्स होते हैं दोनों ध्रुवों की ओर सरकने लगते हैं। कुछ साफ इसको बनाए तो कुछ ऐसे कह सकते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, गति करने लगते हैं दोनों ध्रुवों की ओर और ध्रुवों पर एकत्रित होने लगते हैं। ठीक है, मध्य रेखा से ये छूट जाते हैं गुणसूत्र और दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर वह जाने लगते हैं। ठीक, और एट लास्ट टेलोफेज यानी अंत्यावस्था में क्या होता है कि ये सारे गुणसूत्र केंद्रों पर पहुंच जाते हैं, यानी ध्रुवों पर पहुंच गए और ध्रुवों के चारों तरफ ऐसे ऐसे गुणसूत्र क्या हो गए, पहुंच गए, यहाँ पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक पुरानी घटना घटती है। वो घटना क्या घटती है कि यहाँ पर जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हुई थी वो फिर से उदय हो जाते हैं, यानी फिर से प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पर भी वही घटना घटती है, केंद्रिका आ गई, केंद्रिका आ गई और ये जो है केंद्रक झिल्ली भी आ गई। ठीक है, केंद्रक झिल्ली भी आ गई। ठीक, अब ये गुणसूत्र क्या करते हैं आपस में फिर उलझ कर वही क्रोमेटिन धागे जो एक आप साधारण कोशिका में पढ़े हैं, क्रोमेटिन धागों का रूप ले लेती है। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। और जो मैंने पहले बताया कि कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक पहले बढ़ता है तो वो यहाँ पर हुआ कि केंद्रक पहले बढ़ गया तो एक केंद्रक से दो केंद्रक बना। ठीक, एक फादर केंद्रक से दो संतत केंद्रक बन गए हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप चालू होगा। पहला पेज आपको दिखाते हैं, हमारा सेकंड स्टेप देखिए गौर से। जब हम सब सूत्री विभाजन शुरू किए थे तो केंद्र विभाजन 4 प्रावस्था में हमने पढ़ा, केंद्र विभाजित हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होगा इसको जानेंगे। तो स्टूडेंट्स बन चुका है हमारा दो केंद्रक, अब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। अब कोशिका द्रव्य विभाजन पादप कोशिका में अलग तरीके से और जंतु कोशिका में अलग तरीके से होता है, थोड़ा सा ही अंतर है, जरा देखें। मान लिया यदि जंतु कोशिका है तो कैसे होता है, तो जंतु कोशिका में खाँच यानी कि फेवरी द्वारा होता है। क्या होता है कि बीच में यहाँ से ऐसे, इसी को देखिए गौर से, ऐसे होता है बीच से ये जो झिल्ली होती है थोड़ी सी धंसती है और यहाँ पर खाँच बनता है और इसी खाँच से धीरे धीरे यह धसाव होता है, यानी कि अगले स्टेप में ऐसे कुछ होता है धसाव। केंद्रक अपना पड़ा ही है बनकर और धसाव के अंततः क्या होता है कि दोनों कोशिका अलग अलग बन जाती है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है कि मान लिया यही बना था, दो केंद्रक ऐसे बना था, तो पादप कोशिका में क्या होता है बीच से जो है इसमें कोशिका पट्ट बनती है, कोशिका पट्ट सेल प्लेट बनती है बीच में यहाँ पर, यानी कि ये बीच से ही अयो एक तरह से फटना शुरू होती है। जैसे कपड़ा बीच से कपड़ा बोले फाड़ा जाए उस तरह से यहाँ से फटना शुरू होती है, ये बीच से ही ऐसे, और ये बढ़ती चली जाती है, ऐसे बढ़ती चली जाती है और ऐसे ऐसे बढ़कर बीच से ही बढ़कर दोनों को अलग कर देती है। ठीक है, ऐसे से दोनों को क्या करती है, अलग कर देती है, यानी कि दो कोशिका पादप कोशिका में बन गई। तो दोनों में दो तरह से, जंतु कोशिका में खाँच विधि से और पादप कोशिका में कोशिका पट्ट विधि से साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो इसका परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन किस प्रकार से होता है, तो फिर वही उत्तर देंगे। पादप कोशिका में कोशिका पट्ट विधि द्वारा और प्राणी कोशिका यानी जंतु कोशिका में खाँच विधि द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स यह लगभग 15 मिनट का वीडियो है, सेकंड पार्ट सेल डिवीज़न का। अब थर्ड पार्ट हम वो लंबा है इसलिए इसमें डालेंगे तो लगभग पौने घंटे का हो जाएगा, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने के लिए थर्ड पार्ट में हम डालते हैं। थैंक यू।